नमस्कार। आज हम एमए राजनीति विज्ञान के चतुर्थ सेमेस्टर के इकाई 4 जिसमें है एक सफल राजनयिक के गुण एवं कार्य को यहाँ पर देखेंगे। तो इससे पहले हमको यह जानना है कि राजनय क्या है, जिसके कार्य को राजनयिक के द्वारा किया जाता है। आज हम सब जानते हैं कि कोई भी राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों के साथ किसी न किसी प्रकार से निर्भर होता है या उसके साथ संबंध बनाता है, और उसी संबंध को बनाने के लिए हर राज्य को दूसरे राज्य के साथ कुछ नीतियों का भी संचालन करना पड़ता है। तो एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जिस नीतियों का संचालन करते हैं उसी को ही हम विदेश नीति का संज्ञा देते हैं या उसी को ही विदेश नीति कहा जाता है। तो ये जो विदेश नीति है उसको क्रियान्वित करने के लिए राजनय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिसके द्वारा हम उस विदेश नीति का हम क्रियान्वयन करवाते हैं या विदेशों में हम एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जिसके द्वारा उस विदेश नीति का संचालन वहाँ पे करे, उसी को ही यहाँ पे राजनयिक कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में पारंगत होते हैं। जब हम एक सर्कस की बात करते हैं तो एक पतले से तार में छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से ऊंचाई में जाकर अपना कर्तव्य दिखाते हैं, जिसको देखकर हमको बहुत ही आश्चर्य लगता है। हालांकि उन बच्चों को रत्ती भर भी वहाँ पे आश्चर्य नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह बच्चे उस कार्य में पारंगत होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पेशा को करने वाले व्यक्ति भी अपने अपने पेशे से संबंधित अहम गुण रखते हैं, और उसी पेशे के आधार पर जो गुण रखते हैं उसी गुण के आधार पर उस पेशे को वे क्रियान्वित करते हैं। हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक कभी भी व्यापारी नहीं हो सकता या एक व्यापारी कभी भी शिक्षक का कार्य नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक शिक्षक पढ़ाने में माहिर होता है, व्यापारी कभी भी किसी भी विषय को उस शिक्षक की भांति उसको नहीं पढ़ा सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से व्यापारी एक राज्य में दूसरे राज्यों में जाकर अपना व्यापार को संचालित करते हैं, किसी भी शिक्षक को भले कितना भी बड़ा ज्ञाता क्यों ना हो, उसको उस व्यापार में कार्य करने के लिए कहा जाए तो उतनी दक्षता के साथ वह कार्य नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में पारंगत होते हैं। एक राजनयिक का जो व्यक्ति है या जो राजनयिक है उस पर विदेश विभाग का बहुत सारा उत्तरदायित्व रहता है। अतः यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि एक आदर्श राजनयिक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर ही एक अच्छे या बुरे राजनयिक को मापा जा सकता है। आधुनिक राजनीति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी कि जो राजनयिक हैं उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए, इससे जानने से पहले हम यह जानना अति आवश्यक है कि उस व्यक्ति को गणित, न्यायशास्त्र, संगीत शास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही साथ वह संगीत, वास्तुकला, कानून, इतिहास, भूगोल, काव्य आदि को भी जानना चाहिए। इसके अलावा उसे धनवान तथा वह स्वस्थ एवं सुंदर तथा उच्च परिवार का सदस्य होना चाहिए। एक कुशल बुद्धि और उत्तम चरित्र वाला मनुष्य संसार के किसी भी देश में राजदूत नियुक्त होने के योग्य है। राजदूत कहने का मतलब यह है कि पहले उसको राजदूत कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में उसको राजनयिक की संज्ञा दी जाती है। राजदूत या पहले प्राचीन काल में राजदूत जिस कार्य को करते थे उसी कार्य को वर्तमान में राजनयिकों के द्वारा किया जाता है। तो हमको यहाँ पे यह जानना आवश्यक है कि उनमें क्या क्या आवश्यक गुण होना चाहिए। ऐसी विशेष योग्यताएं जो सफलता के लिए अति आवश्यक होती है राजनयिकों में, उन योग्यताओं या उन गुणों के यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सच्चाई। सच्चाई
मतलब उस राजनयिक में सच्चा ज्ञान या उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। वार्ता करने वाले के मस्तिष्क में कोई भ्रांतिपूर्ण धारणा अथवा प्रभाव से नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी राजनयिक है, जहाँ भी वार्ता करने जा रहा है, तो उसके मस्तिष्क में कोई भ्रांतिपूर्ण धारणा होगी तो वह सच्चाई कभी भी नहीं कह सकता। यदि उस राजनयिक को कभी भी सत्य बोलने से भी किसी को गलत भ्रम हो जाए तो तत्काल ऐसी भ्रांत धारणा का निराकरण उस राजनयिक को करना चाहिए। कहने का मतलब, अगर वह राजनयिक जो भी कह रहा है, भले वह सच्चाई कह रहा है, सत्य बोल रहा है, लेकिन सामने वालों को अगर लगता है कि वह गलत कह रहा है या उसमें गलत धारणा है, तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए भी उसको वहाँ पे निराकरण करना आवश्यक है। सत्य बोलने से विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, इसलिए हमेशा एक राजनयिक को सत्य ही बोलना चाहिए। राजनयिक को यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे किसी विषय पर क्या सोच रहे हैं। मतलब जो वह व्यक्ति कह रहा है, सत्य बोल रहा है, तो उससे हमको, उस राजनयिक को वह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा उसके द्वारा कहा गया कथन पर क्या सोच रहे हैं। उसको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। किसी भी सत्य कथन को न तो बेधड़क झूठ शुद्ध करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो सही बात है उसको कभी भी वह झूठ नहीं करना चाहिए, और झूठ को कभी भी सत्य करने का प्रयास भी उसको नहीं करना चाहिए। यानी कि उस राजनयिक का प्रथम गुण है कि उस पर सच्चाई का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा गुण है चरित्रवान व ईमानदार। एक अच्छे राजनीतिक के लिए बहुत ही आवश्यक गुण यह भी है कि वह एक चरित्रवान और ईमानदार मनुष्य होना चाहिए। उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर झूठ बोल देता है तो वह व्यक्ति अपनी विश्वास संबंधित राज्य में खो देता है। वह विश्वसनीयता कभी भी और हासिल नहीं कर सकता, भले ही वह जितना भी सच्चा व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए उस व्यक्ति को कभी भी अपना चरित्र को नीचे नहीं गिराना चाहिए। उसको ईमानदारी पूर्वक जो कार्य सौंपे गए हैं उस कार्यों को संचालित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है एक राजनयिक में स्पष्टता। राजनय का अधिकतर कार्य लिखित रूप में ही होना चाहिए। यह वह राजनयिक व्यक्ति जो भी कह रहा है उसका यह कर्तव्य होना चाहिए कि जब कभी भी वह विदेशी सरकार को कोई भी टिप्पणी भेजे तो ध्यानपूर्वक उसका प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। यदि वह विदेशी सरकार को निजी भेंट से कोई संदेश भी देना चाहते हैं तो भी उसे भेंट करने के तुरंत बाद वापस आने पर अपनी भेंट का सारांश तैयार कर लेना चाहिए, ताकि वह स्पष्टता बनी रहे कि वह कब कहाँ पे क्या कार्य किया, उसका वह लिपिबद्ध वहाँ पे सारांश लिखकर रखनी चाहिए। साथ ही साथ अपने संबंधित देश, जिस राज्य का वह राजनयिक होता है, उसका सारांश अपने राज्य की सरकार को भेज देना चाहिए, ताकि उससे वह अपने संबंधित राज्य की सरकार भी उससे वकूफ होने लगे। जब कोई राजनीतिक विदेशी सरकार को किसी विशेष विषय पर सूचना भेजता है तो उसे अपने साथ उस सूचना का एक सारांश अपने पास रखना भी चाहिए। जब हम दूसरे राज्यों को अपना सूचना भेजते हैं तो उसका सारांश हमारे पास रहेगा या उस राजनयिक के पास रहेगा, तो वह कब कहाँ पे क्या कार्य किया उसके बारे में अपने पास स्पष्टता बनी रहती है। एक राजनयिक को नैतिक रूप से भी परिशुद्ध होना चाहिए। उसे अनावश्यक भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए। अनावश्यक भविष्यवाणी करेंगे तो उससे क्या होता है, अपनी सरकार को कभी भी मार्ग भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए उस राजनयिक को कभी भी अपने सरकार के जो मार्ग है उसमें से दिक भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है शांत। किसी भी देश के राजनयिज्ञ या राजनयिक के लिए यह अति आवश्यक गुण है कि उसमें शांत स्वभाव का गुण होना चाहिए, अर्थात किसी भी स्थिति में वह उत्तेजित नहीं होना चाहिए। एक आदर्श राजनयिक को किसी दूसरे राजनयिक या जिसके साथ वह बात कर रहा हो उसके साथ गलत व्यवहार, बेईमानी, असभ्यता
क्रूरता आदि के क्रोध का प्रकट कभी भी नहीं करना चाहिए। उसे अधिकतर समय शांत रहना चाहिए, शांत स्वभाव का होना चाहिए, कभी भी उसको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है उत्तेजित न हो। आपको अपने कार्यों के बीच में कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जो राजनयिक हैं उनको उनके कार्यों के बीच चाहे कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों न आए, उसको कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यदि सब सार्वजनिक समाचार पत्र और मंचों में किसी राजनीतिक के विरुद्ध ऐसी बातें कही जाए तो उसे उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये जो समाचार पत्र है या अपने विरोधी दल हैं उनको नहीं रोका जा सकता। इसीलिए राजनीतियों के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से हो या विरोधी दलों के माध्यम से हो, राजनीतियों को के विरुद्ध कोई ऐसी बातें कही जाती है जिससे उस पर सहन नहीं होता है, फिर भी उसको उसमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है धैर्य एवं सतत कार्यशीलता। उस राजनयिक को उत्तेजित न होने के लिए या शांत रहने के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास में हमको देखने को मिल जाते हैं कि राजनयिकों ने धैर्य का परित्याग किया, धैर्य नहीं रख पाए, इसलिए उन्हें विकट परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा है। इसीलिए एक राजनीतिज्ञ को धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए। धैर्यता के साथ उसको कार्यशीलता या कार्य का संचालन करना चाहिए। उसे हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है अवसरवादी। एक अच्छे राजनीतिज्ञ को अवसर की पहचान होनी चाहिए। इसके संबंध में डिमोस्थेनीज ने ठीक कहा है कि राजदूतों के पास लड़ने के लिए न तो पानी के जहाज होते हैं और न उसके पास पैदल सेना होती है और न ही दुर्ग होते हैं। उनके पास केवल शब्द और अवसर ही होते हैं जिनका उचित प्रयोग करके ही वे सफल प्रमाणित हो सकते हैं। सही बात है कि राजनीतिज्ञ अपने शब्दों के माध्यम से ही अवसर को देखते रहना चाहिए कि किस समय किस बातों को कहा जाना चाहिए। उस अवसर आने पर ही उस बातों को उसको रखना चाहिए। इस प्रकार से उस राजनीतिक को अवसरवादी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही साथ अगला पॉइंट है नम्रता। नम्रता कहने का मतलब उस व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, सिलवान होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, कभी भी अहंकार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी चारित्रिक दुर्बलता होती है जिसके न होने से राजनीतिज्ञ अनेक भयंकर भूलें करने से बच सकता है। यानी कि अहंकार अगर होती है तो वह राजनीतिज्ञ बहुत सारे भूल कर सकता है, जिसके लिए अपने सरकार या अपने नीतियों का वह सही संचालन नहीं कर सकता। इसलिए उस व्यक्ति को कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में या किसी राजनीतिज्ञ में नम्रता की जगह अहंकार की वृद्धि हो जाती है तो वह किसी भी राय को नहीं मानता है। नम्रता की जगह अगर अहंकार आ जाती है तो वह संबंधित राज्यों में कोई भी व्यक्ति उसको कुछ भी कहे उसको वह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए हमेशा राजनीतिज्ञों को अपना व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण एवं शिष्टाचारपूर्ण रखना चाहिए। यदि किसी का विशेष करना है तो यदि किसी का विरोध करना है तो वह उस विरोध को भी नम्रतापूर्वक या विनम्रतापूर्वक उसको कर सकता है। यहाँ पे निकलसन ने भी लिखा है, या निकलसन महोदय ने भी यहाँ पे इस नम्रता
नामक गुण के संबंध में भी कहा है कि एक राजनयिज्ञ सच्चा, यथार्थ, शांत, धैर्यवान तथा अच्छे स्वभाव का होना चाहिए, परंतु जब तक उसमें नम्रता का अभाव है वह आदर्श राजनयिक कभी भी नहीं हो सकता। यदि किसी राजनयिज्ञ में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है तो वह किन्हीं अनुभवी व्यक्तियों के विचारों को कभी भी नहीं मानता है, भले ही वह उससे ज़्यादा ज्ञानवान हो। इसलिए ऐसा व्यक्ति राजनयिक नहीं होना चाहिए जिसमें अहंकार की भावना हो। इसलिए उस व्यक्ति में नम्रता का गुण होना अत्यावश्यक होता है। अगला पॉइंट है सामाजिक समारोहों का आयोजन। राजनयिज्ञों को स्वयं सामाजिक समारोह का आयोजन करना चाहिए या दूसरों द्वारा आयोजित किए गए समारोह में भाग लेना चाहिए। उसका यह एक आवश्यक गुण माना जाता है, क्योंकि अधिकतर प्रीतिभोजों तथा सामाजिक समारोहों में ही राजनयिज्ञों को दूसरों की गतिविधि देखने का बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है। वह उस व्यक्ति को सामने से या नज़दीक जाकर उस व्यक्ति के व्यवहार को अनुभव कर सकता है। इसलिए बीच बीच में या समय समय पर उसको सामाजिक समारोह का आयोजन करना चाहिए या कहीं भी सामाजिक समारोह होता हो तो वहाँ पे उसको जाना चाहिए। अगला, उस व्यक्ति में और एक बहुत ही विशेष गुण होना चाहिए जो है वह स्वामी भक्ति। जिस राज्य का राजनयिक हो अपने राज्य के सरकार के प्रति वह बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। एक अत्यंत आवश्यक गुण इसको कहा जा सकता है, जिसको अपन वफादारी या स्वामी भक्ति भी कह सकते हैं। उस राजनयिक को अपने सरकार के प्रति हमेशा स्वामी भक्ति दिखाना चाहिए या स्वामी भक्ति रखनी चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। सरकार की नीतियों को ही वहाँ पे अच्छी ढंग से संचालित करनी चाहिए। अपनी मनमानी ढंग से किसी भी सत्य को झूठ या झूठ को सत्य करने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है कुशल वक्ता, लेखन कला में प्रवीण। सही बात है, हम अपने नीतियों का कहीं भी संचालन करते हैं या अपने बातों को कहीं पर भी रखते हैं तो वहाँ पे अपने बातों को रखने का एक मजबूती भी होना आवश्यक है। इसके लिए उस राजनयिक को कुशल वक्ता होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने वक्तव्य से ही दूसरे व्यक्तियों को अपने अधीन कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि राजनीतिज्ञों को विदेशों में जाकर अपनी नीति का प्रचार करना होता है, अपने राज्य से संबंधित जो नीतियां होती है उसको विदेशों में प्रचार करना होता है तथा जनमत को अपने पक्ष में करना होता है, इसलिए उसे भाषण देने के कार्य में कुशल होना आवश्यक है। उसकी भाषण आकर्षक होनी चाहिए, उसके भाषण से ही लोगों को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ राजनीतिज्ञों को लेखन कला में भी कुशलता होनी चाहिए। अच्छे से लेखन कला के साथ साथ दोनों चीज होना अति आवश्यक है। तो ये थे राजनयिकों के विशेष गुण। अब आगे देखते हैं राजनयिकों के प्राचीन काल में जिस प्रकार राजा द्वारा संदेश लेकर दूत दूसरे राजा के पास जाते थे, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में दूत के स्थान पर नाम बदलकर राजनयिक कहकर भेजा जाता है। यह राजनय भेजने की प्रथा की उत्पत्ति राजनीतिक कारणों से ही हुई है। राजनीतिक कारणों से ही हुई है। पहले राजा महाराजा दूत भेजते थे, राजदूत भेजते थे। वर्तमान में सरकार दूसरे राज्यों में अपने राज्य के संबंधित नीतियों को संचालित करने के लिए वहाँ पे राजनयिक भेजते हैं। और जब से यातायात तथा संचार के साधनों की उन्नति से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ने लगा और स्थायी दूत भेजने की प्रथा भी लगभग सभी राज्यों ने अपनाने का प्रयास किया या अपना ली। 17वीं शताब्दी तक ये लगभग सभी राज्यों ने स्थायी दूत भेजने का प्रचलन प्रारंभ कर दिया या उसको अपना लिया। सबसे पहले प्राचीन भारत में कौटिल्य ने राजनीति के कार्यों का वर्णन करते हुए लिखा है,
उन्होंने कुछ उनको कर्तव्य भी बताया है कि अपने स्वामी का संदेश दूसरे राजा के पास पहुंचाना और उसका उत्तर अपने स्वामी को भेजना। योग अर्थात औपनिवेशिक उपायों से शत्रुओं का मरण आदि संधि के अनुसार अपने देश के कैदियों को छुड़ाना, शत्रु की कमजोरी देखते ही पराक्रम प्रदर्शित करना, गुप्तचरों के संवादों का संग्रह करना, शत्रु की सेना और गुप्तचरों से अवगत रहना, शत्रुओं में फुट उत्पन्न करना और शत्रुओं के मित्रों में भेद करना, अपने मित्रों में वृद्धि करना, अपने राजा की शक्ति का प्रताप प्रदर्शित हमेशा करते रहना, संधियों का पालन करना या कराना। उपर्युक्त कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय दूत का प्रधान कार्य दूसरे देश की जासूसी करना था, परंतु आजकल के राजनीतिज्ञों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि राजनीति का लक्ष्य अब सीमित न होकर बहुत या काफ़ी विस्तृत हो चुका है। इसीलिए राजनीति के इस विस्तृत लक्ष्य के अनुरूप राजनयिकों के कार्य भी बदल गए। तो ये जो उपर्युक्त कारण बताए गए हैं यह भी प्राचीन काल के लिए ठीक था, लेकिन वर्तमान काल में या आजकल राजनयिकों के क्या क्या कार्य होना चाहिए इसको हम यहाँ पे कुछ विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। पहला है संधि वार्ता। राजनयिकों के कार्यों में प्रमुख कार्य संधि वार्ता होता है। एक राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सब पहलुओं के संबंध में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्रों का वह प्रतिनिधित्व करता है। परिग्राहक राज्य के पत्र व्यवहार करते समय वह अपने राज्याधिपति और विदेश मंत्री का मुख्य रूप या प्रतिनिधि होता है, या यूँ कहें कि वह अपने राष्ट्र के प्रधान का प्रतिनिधि के रूप में दूसरे राज्य में कार्य करता है। वह परिग्राहक राज्य से पत्र प्राप्त करता है और उसके संबंध में अपनी सरकार को आवश्यक सूचना भेजता है। ये तो हो गया संधि वार्ता के संबंध में राजनयिकों के कार्य। उनको संधि वार्ता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। दूसरा है अवलोकन। प्रत्येक राजनयिक का यह कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का ध्यान रखे जो उसके देश के हितों को प्रभावित कर सकती है। जिस राज्य में वह नियुक्त है उस राज्य की योजनाओं के संबंध में भी अपनी सरकार को समय समय पर सूचना देते रहना चाहिए। उसे इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए कि परिग्राहक यानी कि जिस राज्य में वह नियुक्त है, जो राजनयिक जिस राज्य में नियुक्त है उस राज्य को ही परिग्राहक राज्य कहा जाता है। तो जो परिग्राहक राज्य की सरकार के भीतर पारस्परिक विरोधी तत्वों, राजनीतिक दलों और जनमत का उस देश की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी जानकारी या उसकी रिपोर्टों की विश्वसनीयता और उसके निर्णयों की परिपक्वता पर उसकी सरकार की विदेश नीति की सफलता और विफलता निर्भर होती है। इसलिए उसका भली भांति से अवलोकन करके ही अपने राज्य को उसको सूचना देना चाहिए। अगला है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। एक राजनयिक अपने देश का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि होता है। वह कुछ कार्य प्रतीकात्मक भी करता है, यानी कि अपने राज्य का जो सरकार होती है उसका वह प्रतिनिधित्व करता है। हम कह सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति होता है उसका प्रतिनिधि दूसरे राज्यों में राजनयिक के रूप में नियुक्त माना जाते हैं। जब कभी वह अपनी ओर से कोई प्रतिभोज या स्वागत का आयोजन करता है तो उस समय भी वह
उस संबंधित राज्य के राष्ट्रपति का प्रतीक ही माना जाता है। यानी कि जो राजनयिक कोई प्रतिभोज का आयोजन करता है तो संबंधित राज्य यानी कि जिस राज्य का राजनयिक होता है उस राज्य के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा कहा जा सकता है। वो जो प्रतिभोज है उस राज्य के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है ऐसा माना जा सकता है। ऐसे अवसरों पर वह अपने देश का प्रतीकात्मक प्रतिनिधि होता है। अगला है विधिवत प्रतिनिधित्व। राजनयिक अपनी सरकार का एक कानूनी प्रतिनिधि होता है, यानी कि विधि के द्वारा उस राजनयिक को अपने राज्य के लिए एक प्रतिनिधि बनाता है। जिस राज्य में वह नियुक्त होती है वहाँ पे उस राजनयिक अपनी सरकार का एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला उनका कार्य है सुरक्षा। राजनयिक का प्रमुख कार्य अपने देश की संपत्ति, हितों और उन मनुष्यों की सुरक्षा करना है जो उस राज्य के अंदर निवास करते हैं, क्योंकि हर राज्य का जो नागरिक है वह विदेशों में निवास करते हैं, चाहे व्यापार करने के लिए हो या पढ़ाई लिखाई के लिए हो या अन्य नागरिक हो। वह वहाँ पे जो निवास करते हैं उनकी सुरक्षा का कार्य भी उन राजनयिकों को करना होता है। यदि उसके देशवासियों को वहाँ के साधारण न्यायालय में न्याय न मिले तो उस राजनयिक का यह कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा का प्रबंध करना। वह अपने देशवासियों को केवल उतनी सुरक्षा दे सकता है जो उसके देश के कानून के अंतर्गत भी दिया जा सकता है। तो ये सब कार्य, सुरक्षा का कार्य जो है वह राजनयिक का या राजनयिकों के ऊपर दायित्व होता है। उस राज्य में जितने भी नागरिक होते हैं उन सब के या उस राज्य में अपने देश की जो संपत्ति होता है या जो हित होती है उन सब का उनको सुरक्षा करना आवश्यक होता है। अगला है अपने देश के व्यक्तियों के हितों की रक्षा। ये भी लगभग वैसा ही है। सुरक्षा करना या अपने हितों की रक्षा करना लगभग एक जैसा है। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक देश में दूसरे देश के कुछ न कुछ नागरिक अवश्य निवास करते हैं। तो उन निवास करने वाले नागरिक, चाहे वह व्यापारी के रूप में हो या साधारण नागरिक के रूप में हो, प्रत्येक राजनीतिक का यह कार्य होता है कि वह जिस देश में नियुक्त है उस देश में बसने वाले स्वदेशी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करे, उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुने और स्थानीय सरकार से उसको सुविधाएं दिलाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है या उनका अगला कार्य है अपने देश के व्यक्तियों के जन्म, मृत्यु एवं विवाह के आंकड़ों का रजिस्टर तैयार करना। विभिन्न देशों में जो एक दूसरे के यहाँ के नागरिक बसे होते हैं उनके आवास एवं प्रवास से संबंधित दो देशों के बीच जो समझौते होते हैं उसमें राजनयिकों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही इस प्रकार के समझौते तब तक सही रूप में पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि राजनयिकों के पास रहने वाले स्वदेशी व्यक्तियों की संख्या ठीक न हो। इसलिए प्रत्येक देश का राजनयिक रजिस्टर में इससे संबंधित सभी आंकड़े को इकट्ठे करते रहना चाहिए। अगला कार्य है अपनी सरकार की नीति का व्याख्या करना। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है राजनयिकों के लिए कि राजनयिक अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस रूप में वह विदेश में गृह सरकार का प्रवक्ता होता है। उसको अपनी सरकार की नीतियों की व्याख्या उस राष्ट्र के समक्ष करनी पड़ती है जिसके नाम से उसको अधिकार पत्र भी दिया गया रहता है। उसकी सरकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि समस्याओं के बारे में किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण कर रही है, इसका स्पष्टीकरण उसे विदेशी सरकार के समक्ष करना पड़ता है। यानी कि अपनी सरकार की जो नीति है उन नीतियों का व्याख्या वहाँ पे करना पड़ता है कि अपनी ये नीतियाँ हैं, इसको इस आधार पर हमको यहाँ पे करना है। अगला कार्य है स्वदेश और विदेश के बीच सद्भावना स्थापित करना। कभी कभी गलतफहमियों के कारण यह सही नीति की अज्ञानता के कारण विभिन्न देशों के बीच आपस में तानाशाही या तानातनी का वातावरण निर्मित
हो जाता है। तो उस गलतफहमी को भी दूर करने का कार्य इन राजनीतिज्ञों के पास होता है, या राजनीतिज्ञों का प्रमुख कार्य हो जाता है कि वह अपने देश और जिस संबंधित देश है उसमें वह नियुक्त, जहाँ पे वह नियुक्त है, इस प्रकार के भ्रमों एवं गलतफहमियों को दूर करके सद्भावना स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे दोनों देशों में संबंध जो वैरतापूर्ण रहती है वह मित्रतापूर्ण हो सके। ये है एक सफल राजनयिक के गुण एवं कार्य प्रणाली। इन के आधार पर ही एक राजनयिक अपने राज्य के समस्त विदेश नीतियों का संचालन दूसरे राज्यों के साथ करता है। नमस्कार।